नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि हमारा पिछला टॉपिक था केंद्र सरकार, उसमें हमने संसद के कार्यों के बारे में बात की। आज की हमारी क्लास भारतीय संविधान के ऊपर रहेगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे डिटेल से, उसका हिस्ट्री क्या है, किस तरह से उसका निर्माण हुआ, उसमें कितने अनुच्छेद हैं। तो हमारा जो केंद्र सरकार का थोड़ा टॉपिक बचा था वो इसमें क्लियर हो जाएगा जब हम संविधान के स्टेप बाय स्टेप सारे 22 भाग, उसके सारे के सारे आर्टिकल्स, 395 आर्टिकल्स, 12 अनुसूचियां, जितनी भी चीजें हैं, प्रस्तावना वगैरह, सब हम उसका अध्ययन करेंगे तो वो पीछे वाला हमारा सारा क्लियर हो जाएगा। तो अब बात करेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूं, वो है भारतीय संविधान, यानी इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय संविधान और अंग्रेजी में इसको कहते हैं, भारतीय को आप पता है इंडियन, और संविधान को आपको सब याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि संविधान क्या होता है। ऐसा रचना जो संविधान हो, यानी विधि सहित लिखी गई चीजें क्या कहलाती है? संविधान कहलाती है। किसी भी देश की अगर अपने को सरकार चलानी है तो उस सरकार को चलाने के लिए कुछ विधियां चाहिए, कुछ कानून चाहिए, और वो कानून किस में लिखे होते हैं? हमारे संविधान में लिखे होते हैं। प्राचीन समय में जो हमारे यहाँ पे व्यवस्था होती थी वो व्यवस्थाएं होती थी राजतंत्रात्मक। और राजतंत्रात्मक व्यवस्था में क्या होता है? राजा का आदेश ही क्या माना जाता है? कानून। राजा ने जो आदेश दे दिया वो कानून हो जाता है। लेकिन वर्तमान में जो व्यवस्था होती है वो होती है लोकतंत्रात्मक, यानी डेमोक्रेसी पाया जाता है। इस वजह से डिक्टेटरशिप नहीं होती है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं होती, बल्कि लोकतंत्र डेमोक्रेसी होती है। इस वजह से यहाँ पर राजा की विल नहीं चलती है, जनता की जो इच्छा होती है, जनता की जो विल होती है वो काम करती है। और जनता की विल यानी जो उनकी इच्छा किसमें निहित है? संविधान में। और जो संविधान में नियम लिखे होते हैं, जो कायदे कानून लिखे होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या कौन काम करती है? किसी भी देश की सरकार काम करती है। अब अगर अपन संविधान की बात करें तो संविधान दो तरह का होता है। जो संविधान के प्रकार होते हैं वो दो प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होगा आपका संविधान, एक संविधान हो सकता है रिटन और एक होता है अनरिटन, यानी एक संविधान होगा जिसको हम कहते हैं लिखित, और दूसरा जो इसका प्रकार होगा वो होगा अलिखित। इसमें थोड़ा सा आपको फर्क समझना। अभी दुनिया में जितने भी ज्यादातर देश है उनमें लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, या तो वहां पे लिखित संविधान है या फिर वहां पे अलिखित है, यानी या तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लिखित संविधान में क्या होता है? सभी नियम और कायदे कानून क्या होते हैं? लिखे हुए होते हैं। सभी नियम व विधि जो होती है वो लिखित होती है। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो आपके सामने दुनिया के दो सबसे बड़े संविधान है जो इसके अंतर्गत आते हैं लिखित के अंदर। दुनिया का सबसे पहला संविधान यूएसए, जो पहला लिखित संविधान यूएसए का, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए इसलिए कहा जाता है अमेरिका को, इसका हिंदी अनुवाद बनता है संयुक्त राज्य अमेरिका। एक बार आपको बता देते हैं, फिर अपन जो टर्म यूज करूंगा वो मैं यूएसए यूज करूंगा, इस वजह से एक बार बता देते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका आप जानते हो, अगर 1776 में अंग्रेजों से पहले, 1776 से पहले अंग्रेजों को गुलाम था, 1776 में आजादी मिली, और उसके बाद इसके जो महत्वपूर्ण राज्य थे उन्होंने मिलकर के क्या किया? वहां पे अमेरिका का निर्माण हुआ, और उसको हम क्या कहते हैं? यूएसए कहते हैं। राज्यों का समूह होने के कारण इसको कहा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। अंग्रेजी में बनेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि हम जानते हैं अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था होती है, तो वहां पर केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होता है। इस वजह से राज्य जो है वो केंद्र से अलग होते हैं, उनकी दोहरी नागरिकता भी होती है। इस कारण वो राज्यों का समूह है, वो एक एग्रीमेंट के तहत किससे जुड़े होते हैं? यूएसए की सरकार से जुड़े होते हैं। इस कारण इसको कहा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। 1776 में आजाद हुआ। इसमें दुनिया का पहला लिखित संविधान लिखा गया, और ये लिखित संविधान है। दूसरा जो लिखित संविधान है वो हमारे देश का है, यानी इंडिया का। भारत का संविधान भी लिखित है और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद है। इतने अनुच्छेद किसी और दुनिया के संविधान में नहीं है। इसका विश्व का सबसे बड़ा अनुच्छेद है, संविधान है, और कैसा है? लिखित संविधान है। अब बात करते हैं अलिखित संविधान। अलिखित संविधान का अर्थ ये कतई नहीं होता है कि उनके कोई भी नियम कायदे कानून लिखे नहीं होते। उनके नियम विधि कानून कायदे सब लिखे होते हैं, लेकिन यहां अगर अपन लिखित की बात करें, संविधान की जो बुक है उसके अंदर जो लिखा है वही देश में मान्य होगा, वही विधि मान्य होगी। उससे बाहर जो कुछ भी है लिखित में वो अमान्य है, अवैध है। लेकिन अलिखित में क्या होगा? जो चीज संविधान के अंदर लिखी हुई है, यानी संविधान में लिखित है,
वो चीज भी इसमें क्या होगी, आपकी मान्य होगी। इसके अलावा अगर उस देश ने किसी देश के साथ संधि की है, किसी देश के साथ कोई समझौता किया है, या उस देश द्वारा कोई भी अधिनियम पारित किया गया है, तो वो भी क्या हो सकता है, देश पर लागू हो सकता है। आपको फर्क समझना है। अलिखित का मतलब कतई ये नहीं समझना है कि उन देशों में कोई संविधान लिखा नहीं होता, लिखा सब कुछ होता है। फर्क क्या है, यहाँ वही नियम और कानून माने जाएंगे जो लिखे हुए हैं। उससे बाहर अगर ऐसा कोई कानून लिखा हुआ ही नहीं है तो हम उसको क्या नहीं कर सकते हैं, उसको मान्य नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर संविधान में लिखा हुआ है, ठीक, वो भी मान्य होगा। किसी संधि में किसी चीज का अगर वर्णन किया हुआ है, तो अगर उसकी संसद चाहती है तो उस संधि से उस नियम को उठा करके देश पर लागू कर सकती है। इधर ऐसा नहीं हो सकता। किसी संधि में कुछ लिखा हुआ है और संसद उसको उठा करके लागू करे, और अगर नागरिक विरोध करना शुरू कर दे तो वो लागू नहीं होगा, क्योंकि नागरिक इस बेसिस पे न्यायपालिका के पास चला जाएगा कि ये चीज हमारे संविधान में लिखी हुई नहीं है और इन्होंने इस संधि से उठा करके इसको लागू कर दिया है। इस कारण ये लिखित संविधान में फर्क होता है। अलिखित में आप किसी अधिनियम से, किसी संधि से, किसी समझौते से चीज को उठा करके देश पे लागू कर दीजिए। अगर वहां पर क्या होता है, अलिखित जहां पे संविधान होता है वहां पे आपको ध्यान रखना है, वहां पे संसद सर्वोपरि होती है, और जहां पर लिखित संविधान होता है वहां न्यायपालिका सर्वोपरि होती है, यानी वहां पे न्यायपालिका ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वजह से अगर हम इनके उदाहरण की बात करें तो इंग्लैंड जो है इसका अलिखित संविधान है। अब अगर इंग्लैंड की बात करें, संविधान उनका लिख दिया गया, उसके बाद उन्होंने कोई भी ब्रिटिश, उन्होंने बहुत सारे देशों पर अधिकार रखा था, जैसे अमेरिका इनका गुलाम था, भारत था, तो उन्होंने अमेरिका और भारत के साथ में इन्होंने कोई किसी प्रकार संधि की, उसकी शर्तें अगर वो अपने नागरिकों पर लागू करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं आसानी से। भारत ऐसा नहीं कर सकता। न्यूजीलैंड हो गया, ये ऐसे देश हैं जहां पर अलिखित संविधान होता है। और जहां पर अलिखित संविधान होता है, मैं बता देता हूं, पार्लियामेंट क्या होती है, ज्यादा पावरफुल होती है किसकी तुलना में, न्यायपालिका की तुलना में। वो कोई भी नियम बनाएगा तो हो सकता है न्यायपालिका उसको अवैध घोषित नहीं कर सकती। लेकिन लिखित संविधान में क्या होगा, संसद ने कानून बनाया, अगर न्यायपालिका को लगता है ये व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है या संविधान के खिलाफ है या संविधान से ऊपर जा रही है, तब उसको न्यायपालिका नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। तो यहाँ पे न्यायपालिका मजबूत होती है। तो दो चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, लिखित अलिखित। लेकिन एक बात मैं फिर से कह रहा हूँ, अलिखित क्या कहते हैं, ये मतलब मत निकालने के उनके कोई नियम नहीं लिखे हुए, नियम सब लिखे हुए, लेकिन ऐसी चीजें जो संविधान से बाहर हो वो भी लागू हो सकती है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत में कैसा संविधान है, तो भारत में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब अपना टॉपिक है ये यूएसए वगैरह, इनके बारे में अपन नहीं बात करेंगे, हम करेंगे किसके बारे में, भारतीय संविधान के बारे में। इसके बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा पीछे हिस्ट्री में जाएंगे और इन चीजों के बारे में थोड़ा जानेंगे। हिस्ट्री और पॉलिटिकल वो हमारा साथ में हो जाएगा, वो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा ताकि आप ये समझ पाओ कि हमारे संवैधानिक विकास कैसे हुआ, भारत में संविधान किस तरह से आया, किस तरह हम अंग्रेजों से आजाद हुए, वो बात करेंगे। अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो भारत आप जानते हो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे देश के ऊपर शासन था, अंग्रेजी सरकार हमारे ऊपर शासन चलाया करती थी। और तब हमारा कोई संविधान नहीं हुआ था, तब राजतंत्रात्मक थे, ज्यादातर रियासतों पे राजा क्या किया करते थे, शासन क्या करते थे। अब जो अंग्रेज लोग हैं ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं, इंग्लैंड के रहने वाले हैं, और कौन से महाद्वीप से आते हैं, तो महाद्वीप आपको याद रखना है यूरोपीय महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप है, वहां से आते हैं। दुनिया में सबसे पहले समुद्र के थ्रू यात्रा करके दूसरे देशों पर व्यापार करना, उन पर अधिकार करना कौन से देश के लोग जानते हैं, कौन से महाद्वीप के लोग जानते थे, यूरोपियन। आपको एक व्यक्ति का नाम याद रखना है, एक तारीख भी याद रखनी, 1498 एक व्यक्ति था जिसका नाम है वास्को डी गामा। ये ध्यान रखना अंग्रेज नहीं था, ये था पुर्तगाली व्यक्ति था, पुर्तगीज था, ने भारत की खोज की। ये थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा अगर आपको भारतीय संविधान के बारे में थोड़ा सा जानना है। ने भारत की क्या की, भारत की खोज की। 1498 में ये भारत आया। वैसे ये भारत नहीं आने वाला था, अफ्रीका जाने वाला था, लेकिन गलती से भारत आ गया, केरल के कालीकट तट पे आ गया और भारत की खोज हो गई। ध्यान रखना प्रथम यूरोपियन कौन थे जिन्होंने भारत में आए, तो प्रथम यूरोपियन वो थे पुर्तगाली थे, ना कि अंग्रेज थे। अंग्रेज बहुत बाद में आते हैं, फ्रेंच आते हैं, उसके बाद अंग्रेज आते हैं। तो ये प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति था। और अगर पूछा जाए प्रथम यूरोपियन कंपनी कौन सी थी, तो पुर्तगाली थी। सबसे लास्ट में भी कौन गए, तो पुर्तगाली गए। अगर आपको याद हो 1962 में गोवा आजाद होता है, पुर्तगाल का गोवा पे अधिकार था, उसके बाद गोवा भारत का राज्य बन जाता है और पुर्तगाल चला जाता है। अंग्रेज 1947 में चले गए, पुर्तगीज कब गए, 1962 में। इस कारण ये पुर्तगाली व्यक्ति ने भारत की खोज की।
1498 ईस्वी में। बाद में बहुत सारे पुर्तगीज, अंग्रेज, फ्रांसीसी यात्री भारत आए और उन्होंने भारत में व्यापार करने की कोशिश की। और बाद में जब इंग्लैंड के लोगों को पता चला कि भारत एक अच्छा बिजनेस डेस्टिनेशन हो सकता है, अच्छा व्यापार करने का एक जगह हो सकता है, तो उन्होंने एक कंपनी का निर्माण किया 31 दिसंबर 1600 में। यानी उन्होंने एक कंपनी बनाई, उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी नाम क्यों रखा है वो देखिए। अगर आप मैप देखते हो, अगर एशिया का मैप आपने कभी देखा है तो इंडिया जो है वो एशिया में पड़ता है। एशिया के कौन से हिस्से पे? साउथ एशिया में। ये यहाँ पे आपका इंडिया है और इसके यहाँ पे यूराल पर्वत है। उस तरफ अगर जाते हैं अपन, यहाँ पे ये यूरोप है। तो कभी भी अगर आप मैप देखते हो तो उस मैप में जो सबसे ऊपर वाली साइड होती है ये नॉर्थ साइड होती है, नीचे वाला साइड साउथ साइड होता है, ये साइड वेस्ट होता है और ये ईस्ट होता है। यानी उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये पूर्व है। अब अगर अपन इंडिया में खड़े हैं तो देखिए आप, यूरोप किस दिशा में पड़ता है? आपके पश्चिम में पड़ता है। इस कारण हम इन देशों को क्या कहते हैं? पश्चिमी देश कहते हैं। आप अमेरिका का अगर यहाँ मैप बनाओ, नॉर्थ अमेरिका का, तो वो भी पश्चिमी देश कहते हैं। इस कारण अंग्रेजों द्वारा जितनी भी चीजें लेके आई गई, हम उसको पश्चिमीकरण कहते हैं या फिर हम उसको क्या कहते हैं? पाश्चात्यकरण कहते हैं, क्योंकि उनके द्वारा लाई गई चीजें क्या है? पश्चिम से लाई गई चीजें जो हमारे देश में, क्योंकि ये लोग किस में पड़ते हैं? हमारे देश से पश्चिम में पड़ते हैं। अब अगर हम यूरोप में खड़े हैं, यानी ये कंपनी कहाँ स्थापित हो रही है? आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इंग्लैंड में बन रही है कंपनी। अब आप इंग्लैंड से आकर के भारत में व्यापार करने आ रहे हो और भारत देखो किस साइड पड़ रहा है? यूरोप के कौन सी साइड में पड़ रहा है? ईस्ट में, यानी पूर्व में पड़ रहा है। इस कारण इस कंपनी का नाम क्या रखा गया? ईस्ट। कहां पे व्यापार करने जाएंगे? इंडिया में। और कंपनी है इसका इंडिया। पहली बात, ये कंपनी कितने सदस्य थी? 24 सदस्य की कंपनी थी। जब इसका क्या हुआ था निर्माण, तो उसमें 100 सदस्य थे। इन्होंने इंग्लैंड में, वहां पे लोकतंत्र था, उनके जो राजा थे वहां से उन्होंने क्या किया? परमिशन ली और भारत में परमिशन मिलने के बाद में ये भारत में आ जाती है 1608 में। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस करके एक व्यक्ति था, कैप्टन हॉकिंस भारत आया और ये पहला अंग्रेज था ऑफिशियली। अगर ऑफिशियली वैसे कोई अंग्रेज पहले आ गया होगा वो अलग बात है, राजा की तरफ से भेजा गया पहला व्यक्ति कैप्टन हॉकिंस भारत आया। और इसने जहांगीर, उस वक्त भारत में किसका शासन था? तो मुगलों का शासन था, मुगल बादशाह था उस वक्त जहांगीर। 1605 में अगर आपको याद हो अकबर की मृत्यु हुई थी, अकबर के बाद उसका पुत्र जहांगीर शासक बना, तो उसने जहांगीर से परमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन जहांगीर ने इसको परमिशन नहीं दी। कैप्टन हॉकिंस को इसलिए चुना गया था कि क्योंकि इसको क्या आती थी? फारसी भाषा आती थी, ताकि जहांगीर से क्या कर सके? ये कम्युनिकेशन कर सके। लेकिन उसको जब ये सफलता नहीं मिली, तब इनके बाद में और भी लोग आए और 1612 में सबसे पहले 1612-13 में क्या किया गया? सूरत गुजरात में, उस वक्त का बहुत बड़ा बंदरगाह हुआ करता था। सूरत गुजरात का एक शहर है, तो सूरत में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? EIC ने प्रथम कोठी खोली। कोठी का अर्थ होता है फैक्ट्री, प्रथम कोठी खोली। तो इनकी पहली व्यापारिक कोठी कहां खोली गई? सूरत में। अब कंपनी थोड़ी सी क्या हो चुकी है? स्टैब्लिश हो चुकी है। अब 1616 में एक व्यक्ति आता है, थॉमस रो, अगर आपको याद हो, वो भारत आता है और ये राजा जेम्स की तरफ से आता है और किससे मिलता है? जहांगीर से मुलाकात करता है। जहांगीर अभी भी है, 1628 तक रहेगा, 1605 से लेकर जहांगीर से मुलाकात, और जहांगीर से मुलाकात करके भारत में व्यापार करने की क्या ले लेता है? परमिशन ले लेता है। मुलाकात व व्यापार की परमिशन। यानी अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर सकती है? व्यापार कर सकती है। लेकिन अभी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार तो कर सकती है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा टैक्सेस का सामना करना पड़ रहा है। उनको भारत से कोई भी चीज अगर ले जानी है, अगर निर्यात करनी है, तब उन्हें क्या करना पड़ता था? बहुत ज्यादा टैक्स देने पड़ते थे। वो इस चीज को नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि ऐसा व्यापार हो जो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद हो और भारत जैसे देशों के लिए क्या हो? कम फायदेमंद हो। इस कारण उन्होंने हमारे देश के अंदर राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया। ध्यान रखना, पहले आयत करने क्या थे? व्यापार करने। और ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां से जब ये उनकी सरकार ने जब इश्यू किया था ऑर्डर, तभी भी इनको कहा था आप सिर्फ और सिर्फ क्या करने जा रहे हो? व्यापार करने जा रहे हो, वहां पर पॉलिटिक्स आपको नहीं करना है। इस कारण वो व्यापार करना है, लेकिन यहाँ आकर के उन्होंने मौका देखा, भारतीय राज्यों में टूट फूट देखी, तो उन्होंने यहाँ पे क्या करना शुरू कर दिया? पॉलिटिक्स शुरू कर दी, राजनीति शुरू कर दी। लेकिन राजनीति भारतीयों के साथ करने से पहले उन्होंने एक काम किया, जितने भी यूरोपियन कंपनीज थी, चाहे वो पुर्तगाल की हो, फ्रांस की हो, उनको उन्होंने पहले बाहर निकाला। उनको निकालने के बाद में उन्होंने क्या किया? भारत में पांव पसारने शुरू किए। उस वक्त भारत की राजधानी, वैसे मुगलों की राजधानी दिल्ली हुआ करती थी, लेकिन जो अंग्रेज होते थे या जो समुद्र व्यापार से जो व्यापारी आते थे, उनके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था वो हुआ करता था कोलकाता। अगर आप ध्यान से इंडिया का मैप देखोगे साउथ साइड में, यहाँ पर कौन सा शहर है? कोलकाता है।
अब जिसको वर्तमान में ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है, लेकिन उस वक्त इसको बंगाल कहा जाता था, जिसमें हमारा वर्तमान बांग्लादेश भी इसी में ही क्या था, शामिल था। तो ये कोलकाता उस वक्त की क्या थी, बंगाल की राजधानी हुआ करती थी। तो यहाँ पे ये व्यापार करते थे और यहाँ पे इन्होंने राजनीति में सबसे पहले हस्तक्षेप इन्होंने बंगाल में करना शुरू किया। ये चीज आपको थोड़े से ध्यान रखनी है कि ये आपका बंगाल हो गया और इस बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता। तो इन्होंने सबसे पहले कहां हस्तक्षेप शुरू किया अंग्रेजों ने, कलकत्ता में, ये बंगाल में इन्होंने यहाँ पे हस्तक्षेप शुरू किया। अब इससे पहले एक घटना हो जाती है 1717 में। 1707 में अगर आपको याद हो औरंगजेब मर जाता है। औरंगजेब क्या था, अंतिम मुगल बादशाह था, मजबूत मुगल बादशाह था। और उसके बाद एक शासक बनता फर्रुखसियर। जो फर्रुखसियर था, इसने क्या किया, फर्रुखसियर ने, ये मुगल बादशाह है, कंपनी को 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले क्या किया, वार्षिक कर के बदले व्यापार की छूट दे दी। अब कंपनी को रोजाना टैक्स नहीं देने की जरूरत नहीं है, व्यापार करने की छूट दे दी, ये इनको छूट मिल गई। यानी पहले कंपनी को जहां कहीं से भी गुजर रहे हैं, वो मुगल बादशाह के क्षेत्र से गुजर रहे हैं तो भी टैक्स दो, बंगाल के क्षेत्र से गुजर रहे हैं तो टैक्स दो, समुद्र से निकल रहे वहां टैक्स दो। तो जगह जगह टैक्स देने के बजाय फर्रुखसियर ने क्या किया, इन्होंने 3000 रुपए वार्षिक देने हैं अंग्रेजों को, किसको, इस शासक को, और उसके बदले में व्यापार खुद कर सकते हैं, खुल करके कर सकते हैं। इसका अंग्रेजों ने बहुत बुरे तरीके से फायदा उठाया और भारतीय जो किसान थे या जो व्यापारी थे उनको बहुत ज्यादा इन्होंने क्या किया, परेशान किया, उनका शोषण किया। अब बंगाल में जो अगर बात करें अपन तो 1756 के आसपास एक शासक बनता है जिसका नाम आपको याद रखना है, नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराज, थोड़ा हिस्ट्री टाइप हो गया फिर भी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी जाके अपन समझ पाएंगे पूरा का पूरा मटेरियल कि किस तरह से भारत के संविधान का विकास होता है, किस तरह से हम भारत के संविधान तक पहुंचते हैं। नवाब सिराजुद्दौला ये यहाँ का शासक है, कहाँ का, आपके बंगाल का शासक है। इसके और कंपनी के बीच में क्या नहीं थी, बन नहीं रही। क्लाइव जो था भारत का गवर्नर जनरल था, वो क्या चाहता था कि किसी भी तरह करके हमारे पक्ष का आदमी यानी अंग्रेजों के पक्ष का आदमी बंगाल पे अधिकार कर ले और बाद में वो कठपुतली बन के रह जाए और अंग्रेज उस क्षेत्र का फायदा उठा सके। इसका उन्होंने मीर जाफर को क्या किया, एक जो था इसी का किसी फैमिली में से था नवाब सिराजुद्दौला, उसको क्या किया, लालच देकर अपनी तरफ मिलाया और उसको नवाब बनाने का लालच देकर इन्होंने इस पे आक्रमण कर दिया नवाब सिराजुद्दौला को। और ये हिस्ट्री में 1757 ईस्वी में हुआ और एक बहुत बड़े युद्ध के नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं वॉर ऑफ प्लासी, यानी प्लासी का युद्ध। ये थोड़ा याद रखिए, इंपॉर्टेंट घटना है। 1757 कौन सा युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध। ये प्लासी का युद्ध होता है 17, रॉबर्ट क्लाइव जो था उसमें गवर्नर जनरल था, यानी अंग्रेजों व सिराजुद्दौला के बीच में। इसमें क्या होता है, सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ता है और सिराजुद्दौला हार जाता है। तब अब बंगाल पे किसका शासन हो गया, मीर जाफर का, यानी अंग्रेजों कंपनी। अब मीर जाफर को कुछ दिन बाद में पता चला कि ये जो अंग्रेज है वो अपनी शर्तें थोपना चाहते हैं, स्वतंत्र रूप से उसे क्या नहीं करने दे रहे, शासन नहीं करने दे रहे। तो इसने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। उसकी जगह एक व्यक्ति आया जिसका नाम था मीर कासिम, वो शासक बनता है। अंग्रेजों ने उसको लालच देके बना दिया, लेकिन उसकी भी अंग्रेजों के साथ में नहीं बनती है और 4, 5, 6 साल के अंतराल में उनका भी एक युद्ध हो जाता है 1764 ईस्वी में। और ये युद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। 1764 में ये आपका निर्णायक युद्ध था। प्लासी के बाद में ये 1764 का जो युद्ध हुआ इसको हम कहते हैं वॉर ऑफ बक्सर, यानी किसका युद्ध, बक्सर का युद्ध। किसके बीच हुआ, अंग्रेज थे वह किसके बीच में, नवाब, अवध का भी नवाब था उसके बीच में, और वह मुगल बादशाह की संयुक्त सेना, ये तीनों ने मिलकर के मुगल संयुक्त सेना के साथ, ये तीनों एक तरफ थे और अंग्रेज एक तरफ थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, इनको हरा दिया और फिर इनकी एक संधि होती है जिस 1765 में, जिसको कहते हैं इलाहाबाद की संधि। उस संधि के तहत पूरा बंगाल, ये जो आपका बंगाल है, बंगाल के पास अगर आप एरिया देखो कि ऊपर का एरिया बिहार कहलाता है और नीचे का एरिया अगर आप देखते हो उसको उड़ीसा कहते हैं। ये पूरा का पूरा एरिया अब अंग्रेजों के अधीन हो गया, यानी मुगल बादशाह का और बंगाल के जितने भी नवाब है उनका यहाँ से क्या हट गया, अधिकार हट गया। पहला प्रयास जिसमें ये सफल हुए 1765 में, इसी युद्ध ने दोनों युद्ध को भारत में अंग्रेजी कंपनी के क्या है स्थापना का हम निर्णायक युद्ध मान सकते हैं। उसके बाद अंग्रेजी कंपनी क्या हो गई, मजबूत हो गई। अब इसके बाद अंग्रेजी कंपनी के सामने सबसे बड़ी समस्या थे मराठा, जो आपको पता महाराष्ट्र में क्या करते थे, ये महाराष्ट्र का एरिया है, इसके पास के एरिया में इनका क्या था,
अधिकार था। तो अब कंपनी ने अपने पांव पसारने शुरू किए, मराठाओं के साथ उन्होंने 3 युद्ध किए, उन्होंने उनको पराजित किया और बुरी तरह से क्या कर दिया, हरा करके मराठों को समाप्त किया। उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये हिस्ट्री की बात हो जाएगी। फिर यहाँ पे एक राज्य पड़ता है, अगर आपको याद हो, मैसूर, कर्नाटका के अंदर, और यहाँ पर मैसूर जो राज्य है इसके भी ऊपर भी अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। किसको हरा करके, टीपू सुल्तान को हरा के 1799 में टीपू सुल्तान को उन्होंने मार दिया। इसके साथ मैसूर पे भी किसका हो गया, अधिकार हो गया, अंग्रेजों को। देखो 1800 आते आते बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मराठा, ये मैसूर वाला एरिया सारा इसके क्या हो गया, अंडर हो गया। फिर एक गवर्नर जनरल आता है जिसका नाम था वेलेस्ली। वेलेस्ली क्या लेके आता है, सहायक संधि लेके आता है। सहायक संधि नामक एक शर्तें लेके आता है। अब सहायक संधि में क्या होगा कि जो राजा है उसको एक अपना राजा को अंग्रेजों का एक एजेंट अपने राज्य में रखना होगा और 20,000 की सेना रखनी होगी। उसका सारा खर्चा राजा को उठाना होगा। अगर उस सेना का खर्चा राजा पे करने में, उठाने में अगर नहीं सक्षम हो पाता है तब उसको उस खर्चे के रूप में क्या देनी पड़ेगी, जमीन का टुकड़ा देना पड़ेगा या उसके राज्य का हिस्सा देना पड़ेगा। ऐसे करके उन्होंने क्या किया, राजा को मजबूर कर दिया। अब इनको मौका मिल गया सहायक संधि के थ्रू राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का, और यह भी कह दिया कोई भी राजा किसी और राजा के साथ तब तक युद्ध नहीं करेगा जब तक उसे किससे परमिशन नहीं मिल जाए, अंग्रेजों से उसे परमिशन नहीं मिल जाए, और किसी के साथ संधि भी नहीं करेगा। तो एक तरह से राजा क्या हो गए, अंग्रेजों के कठपुतली के समान काम करने लगे। इस कारण सहायक संधियां 1818 आते आते लगभग भारत के हर क्षेत्र में क्या कर रही थी, इनके साथ सहायक संधियां कर रही थी। उसके बाद विलियम बेंटिंक आता है, वो थोड़े सुधार भी करता है। जो 1829 में अगर आपको याद हो सती प्रथा का कानून उन्होंने खत्म किया था, लेकिन उन्होंने भी बहुत सारे काम किए। इसके बाद में लॉर्ड मेकाले आता है, आपको अगर याद हो तो उसने 1835 में शिक्षा के बारे में थोड़े सुधार किए थे, अंग्रेजी शिक्षा भारत पे लागू की थी। ये मैकाले के काल में ही हुई थी, तब जाके अंग्रेजी भारत में इतने ज्यादा वापस आए। अब अगर अपन आगे बात करें, इसके बाद जो गवर्नर जनरल आता है, थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और फिर आपके संवैधानिक विकास की बात शुरू हो जाएगी। ये थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड हो गया, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है पॉलिटिकल भी इसमें क्या है की रोल प्ले कर रहा है, इस वजह से हमको इसके बारे में क्या करना, मेंशन करना जरूरी हो गया था। अब देखिए यहां पर एक गवर्नर जनरल आता है जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। ये नाम आपने कई बार इसका सुना भी होगा, लॉर्ड डलहौजी। ये जो लॉर्ड डलहौजी है ये क्या करता है, एक नीति लेके आता है, उसका नाम था व्याप्तगत नीति। इसी नीति को राज्य हड़प नीति भी कहते हैं, इसी नीति को गोद निषेध नीति भी कहते हैं। यानी क्या किया इसने, ये थोड़ा ज्यादा क्या था, खुद को इंटेलिजेंट समझता था, इसका इसने ऐसी नीति लेके आया जिसके अंदर क्या था, व्याप्तगत, यानी ये राज्यों को हड़प लेता था भारतीय शासकों से। और गोद निषेध नीति का अर्थ होता है, यानी प्राचीन समय में से हमारे परंपरा चली आ रही थी, अगर किसी शासक के पुत्र न होने पे वो क्या ले सकते हैं, अपने दत्तक पुत्र को गोद ले सकते हैं, और वो राजा की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी होता था। इस डलहौजी ने इस नीति के तहत ये घोषणा कर दी कि कोई भी भारतीय राजा किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले पाएगा। अगर उसकी मृत्यु होती है और उसके कोई बालक नहीं है, संतान नहीं है, तो क्या होगा, वो राज्य अंग्रेजों को प्रशासनिक अधिकार में आ जाएगा। इसके अलावा व्याप्तगत या राज्य हड़प नीति के अंदर क्या होता था, वो प्रशासनिक अस्थिरता का आरोप लगाता था कि इस राज्य में प्रशासनिक सही तरीके से नहीं चल रहा है, टैक्सेस ज्यादा हो गए, जनता परेशान, इस प्रकार का आरोप लगा करके वो राज्य को अपने हिस्से में ले लेता था। इसमें तो ये प्रशासनिक आरोप लगा करके क्या कर लेता था, राज्य हड़प लेता था। 1848 से लेकर 1856 के बीच में इसने बहुत सारे राज्यों को हड़पा, जिसमें आप नाम लिख सकते हो, सतारा को हड़पा इसने, उदयपुर को भी इसने हड़प लिया। इसके बाद में उसने झांसी, जो सबसे इंपॉर्टेंट था, अवध, ये मुख्य राज्य इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इनको हड़प दिया था। झांसी को हड़प दिया था गोद निषेध नीति के तहत, क्योंकि जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो यहाँ की रानी थी, उनके पति की मृत्यु हो गई तो बालक छोटा था, तो इस वजह से उनसे राज्य हड़प किया। अवध में नाना साहिब थे, उनसे इसने क्या करके, प्रशासनिक व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं चल रही है, इस आधार पर उसने ये राज्य हड़प दिया। तो लोगों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ एक तरह का गुस्सा हो गया। बहुत सारी ये व्यवस्थाएं भी लेके आए थे। अगर इससे पहले बात करें तो एक रैयतवाड़ी व्यवस्था लेके आए, एक महल वाली व्यवस्था लेके आए। इन सब व्यवस्थाओं से क्या हुआ, एक भारतीय किसान को बहुत ज्यादा मार पड़ी। जो छोटे उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, वो क्या हो गए, समाप्त हो गए, जिसकी वजह से भारतीय जो किसान था उसके अंदर अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा है, जो जितने भी शासक है उनके अंदर गुस्सा है। और रैयतवाड़ी व्यवस्था आने के बाद में जो वहां का जमींदार वर्ग है उसके पास अधिकार छीन लिए गए, इस वजह से वो भी गुस्से में थे। और खासकर सैनिक, क्योंकि सैनिकों को नई जो राइफल आगे दी गई थी उसके अंदर क्या था, कारतूस में जो था वो गाय और सुअर का मांस भरा हुआ था, इस वजह से वो नाराज थे। तब जाके 1857 में क्या होता है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो जाता है। इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों ने तो नहीं कहा,
लेकिन हम कह सकते हैं कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था 1857 को। तो जब ये सब परेशान थे तो इन्होंने प्लानिंग किया कि 31 मई 1857 को हम क्रांति करेंगे, लेकिन क्रांति ऐसी 31 मई को होने की बजाय 10 मई को हो जाती है। उससे पहले भी 29 मार्च को मंगल पांडे नाम का, अगर आपको याद हो, बैरकपुर छावनी में एक सैनिक था, उसने क्या कर दिया, अंग्रेजों कुछ अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी, उसको फांसी दी गई 8 अप्रैल को। फिर 10 मई को, अगर आपको याद हो, मेरठ से क्या होती है, 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति शुरू हो जाती है। अब ये क्रांति होनी कब थी, 31 मई को शुरू कब हो गई, 10 मई को। कुछ शासक ऐसे थे, ये शासक तो इनके साथ रहे क्योंकि इनसे शासन छिन गया था, लेकिन जो शासक शासन नहीं छिना था उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया। इस वजह से ये क्रांति क्या होगी, असफल रही और हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हमारा असफल हो गया। अंग्रेजों को मौका मिल गया क्योंकि एक गलती थी, जो क्रांतिकारी थे वो क्या चाहते थे, दिल्ली कूच करते थे और दिल्ली पे कोई ऐसा कोई हमारे पास नेतृत्व नहीं था जो क्या कर सके, इसको सफल करा सके। तो ये क्रांति असफल हुई, लेकिन इस क्रांति से बहुत सारी क्या मिल गई, शिक्षाएं मिल गई। 1857 में उस वक्त का लॉर्ड गवर्नर जनरल जो था वो कैनिंग था, उसने कहा कि हमारे यहाँ पे जो भारतीय शासक है इन्होंने तूफान में अवरोध का कार्य किया, यानी अगर भारतीय शासक हमारा साथ नहीं देते तो हमारा क्या, हमें बोरिया बिस्तरा इकट्ठा करके वापस इंग्लैंड जाना पड़ सकता था। इस कारण भारतीय शासकों की वजह से ये क्रांति क्या नहीं हो पाई, सफल नहीं हो पाई। अब ये तो चीज हो गई, लेकिन इस चीज के बाद में एक अधिनियम आया 1858 का, भारत सरकार अधिनियम। ये इंपोर्टेंट अधिनियम आ गया क्रांति का। पूरी तरह तो सफल नहीं है, लेकिन इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये निकल के आया कि अंग्रेजों ने हाथों हाथ ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसको हम कहते हैं 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इससे भी पहले भी भारत सरकार अधिनियम आ चुके थे, 1813 का आ चुका था, 1833 का आ चुका था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, क्रांति के बाद आया। इसमें क्या हुआ, इसमें ये किया गया, ये इलाहाबाद में घोषित किया, इलाहाबाद सम्मेलन था, उसमें कैनिंग ने घोषणा की, जो रानी थी वहां की विक्टोरिया, उसकी घोषणा की कि ये भारत सरकार अधिनियम है। अब क्या होगा, क्रांति के बाद गोद निषेध नीति को खत्म कर दिया गया, किसी राज्य को क्या नहीं किया जाएगा, हड़पा नहीं जाएगा, व्यक्तिगत नीति को भी क्या कर दिया गया, समाप्त, और भारतीय किसानों को, भारतीयों की आवाज को क्या दी गई, मान्यता। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या की गई, जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईआईसी को क्या करने का, ईआईसी को से भारत का शासन छीन लिया गया। इतने दिन भारत का शासन कौन चलाती थी, ईआईसी चलाती थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी। अब ये भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंदर चला गया, यानी अब ब्रिटिश सरकार क्या करेगी, इसको चलाएगी। और अब जो ईआईसी थी इसको व्यापारिक कार्यों की बजाय राजनीतिक कार्य करने के लिए कहा गया, यानी अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या करेगी, राजनीतिक कार्य करेगी। और जो गवर्नर का पद था उसको गवर्नर जनरल में बदल दिया। तो इस वजह से कैनिंग भारत का प्रथम क्या बन कर गया, गवर्नर जनरल, और एक भारत सचिव का पद क्या किया गया, क्रिएट किया गया, यानी एक भारत सचिव होगा जो क्या करेगा, यहाँ पे निगरानी रखेगा। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव बदलाव हुए जो 1858 के बाद में। अब भारतीय इस दौरान क्या होने शुरू हुए, इंग्लैंड की जाने लगे, वहां पढ़ाई करने लगे, तो उन्हें पता लगा कि इंग्लैंड में वहां पे क्या है, लोकतंत्र है और ये लोग बाकी दुनिया पे क्या करते हैं, राज करते हैं। इस वजह से उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। अभी इसका जो आवाज उठाने का कार्य किया, तभी 1885 में, आपको ध्यान रखना है, एक ए.ओ. ह्यूम करके व्यक्ति था। ए.ओ. ह्यूम ने क्या किया है, एक संस्था की स्थापना की है जिसको हम क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस की स्थापना की। ये कौन है, ए.ओ. ह्यूम अंग्रेज है, आईसीएस ऑफिसर था, उसने स्थापना की। इसका उद्देश्य यह था कि कांग्रेस एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करेगी, यानी 1857 जैसी घटना फिर से क्या नहीं हो, घटित नहीं हो, इसलिए कांग्रेस रहेगी। और भारत के जितने बड़े बड़े नेता हैं वो कांग्रेस के सदस्य बन जाएंगे और लोगों की मांग किसके सामने रखते रहेंगे, अंग्रेजों के सामने और हमारे सामने। ऐसी फिर से कोई क्रांति का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। इस वजह से इसका सेफ्टी वॉल्व भी कहा जाता था। इसमें कांग्रेस में जो शुरुआत में जो नेता हुआ करते थे, वो शुरुआत में जो नेता थे वो क्या थे, नरम दल के नेता थे, उदारवादी थे, यानी हम कह सकते हैं उदारवादी थे। वो हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, वो नहीं चाहते थे कि भारत अंग्रेजों से आजाद हो, वो यही चाहते थे कि भारत अंग्रेजी सरकार यहाँ पे शासन चलाए, लेकिन भारतीयों को कुछ अधिकार मिल जाए। तो ये उनके लिए बैठ होगा। उन्हें डर था कि अगर अंग्रेज यहाँ से चले गए तो ये फिर से जो राजा लोग हैं इनका शासन आ जाएगा और जनता के लिए मुश्किल हो जाए। इसका इनको उदारवादी कहा जाता है। इसमें आप नाम लिख सकते हो, जैसे आपके दादा भाई नौरोजी थे, मदन मोहन मालवीय का नाम लिख सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इस नरम उदारवादी में आते थे। फिर एक विचारधारा आती है जिसको कहते हैं हम गरम
दल या फिर इसी को क्या कहते हैं उग्रवादी विचारधारा के लोग हैं, जिसमें आप तिलक को, लाल पाल बाल तीनों को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर रख सकते हो। ये तीनों इन्होंने मांग की कि आप जो ये मांगे कर रहे हो, लेटर लिख करके, पत्र लिख करके हमें आजादी मत दो, हमारे लिए नियम लिखो, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले अंग्रेज। इसका उल्टा है, हमें क्या करना चाहिए, हड़ताल करनी चाहिए, उनके खिलाफ स्वदेशी अपनाना चाहिए, ये जो इनको है इनको यहाँ से हमारे देश से निकालना चाहिए। जैसा आप तिलक, आप जानते हो तिलक ने ये भी कहा था, स्वराज मेरा जनता अधिकार, इन्होंने कहा हमें स्वराज चाहिए, हमारा खुद का शासन चाहिए, अंग्रेजों का शासन हमें नहीं चाहिए। इसके बाद क्रांतिकारी आते हैं, फिर गांधी आते हैं। तो इस तरह से अगर अपन बात करें तो कांग्रेस की स्थापना हो जाती है और धीरे धीरे भारत में क्या होना शुरू होता है, अंग्रेज भारत में संवैधानिक विकास करना शुरू करते हैं। अब अंग्रेज समझ गए थे, सिर्फ कांग्रेस ने, बाद में अधिवेशन होने लगे, बहुत ज्यादा मांगे होने लगी, तब अंग्रेजों को समझ में आया कि समय समय पर हमें भारत सरकार अधिनियम लाके धीरे धीरे भारतीयों को क्या देना पड़ेगा, कुछ न कुछ अधिकार देने पड़ेंगे, नहीं तो भारतीय अगर 1857 जैसी क्रांति हो गई तो फिर से हमें ये छोड़ के जाना पड़ेगा। इस वजह से वो एक भारत सरकार अधिनियम लेके आए, वो आपको बताते हैं। तो अब बात करते हैं, मैंने आपको बताया 1858, उसके बाद में उन्होंने क्या किया, संवैधानिक विकास शुरू हुआ भारत में। अब आपको एक डेट याद रखनी है 1905 की, जिसमें क्या होता है, बंगाल का क्या कर दिया जाता है, विभाजन कर दिया जाता है। बंगाल का विभाजन, ये महत्वपूर्ण घटना है, भारतीय इतिहास कह लो या फिर पॉलिटिक्स में भी इसका काफी महत्व है, क्योंकि ये किसके द्वारा किया गया था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। उसने भारत का क्या कर दिया, सॉरी बंगाल का क्या कर दिया, उन्होंने विभाजन कर दिया। अब बंगाल का विभाजन मतलब जब आप वर्तमान जो बंगाल स्टेट देखते हो, पश्चिम बंगाल को देखते हो, ये वाला हिस्सा और बांग्लादेश, ये पहले एक ही हुआ करते थे। लॉर्ड कर्जन ने पहली बार इसमें क्या किया गया, इसने विभाजन किया। जो मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो इस तरफ रह गई, बाकी वाले इस तरफ रह गए, क्योंकि उस वक्त जो सर्वाधिक, आपको अगर कभी आपने धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़े, जितने भी बड़े राजा राम मोहन राय को ले लो, बड़े बड़े विवेकानंद को ले लो, बहुत सारे लोग कहां से आए, बंगाल से इमर्ज हुए, वो बंगाल से आए और भारत में उन्होंने क्या फैलाना शुरू की, शिक्षा फैलानी शुरू की। तब अंग्रेजों को लगने लगा कि अगर बंगाल हॉटस्पॉट बन गया और यहाँ से अगर शिक्षित होने भारतीय शुरू हो गए तो इसका विभाजन जरूर। तो उन्होंने कम्युनल आधार पर यानी धार्मिक आधार पर इसका विभाजन कर दिया, लेकिन यहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया और मजबूर होकर के 1911 के अंदर, पहले ये बात लिखता हूँ फिर आपको उसके अधिनियम की बात करें। 1911 ईस्वी में क्या होता है, बंगाल विभाजन वापस लिया जाता है, यानी बंगाल विभाजन भंग होता है और बंगाल विभाजन वापस लिया गया। अब बंगाल वापस से क्या हो गया, एक हो गया। लेकिन ये जो दीवार कर्जन डाल के गया था, ये आजादी के बाद भी बनी रही और ये 1947 में पाकिस्तान का भाग रहा और 1971 में आपको पता है ये पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बन गया, जिसको हम वर्तमान में बांग्लादेश कहते हैं, जिसकी नींव आपको ध्यान रखनी है कर्जन के द्वारा रखी गई। यानी ये विभाजन नहीं करता तो शायद ऐसा विभाजन नहीं हो पाता। तो ये बंगाल विभाजन हो गया और 1912 में क्या हुआ, जो कोलकाता राजधानी है, कलकत्ता से भारत की राजधानी किसको बना दिया गया, कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बनाया गया। तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनती है, तो ध्यान रखना 1900, दिल्ली को कलकत्ता से दिल्ली राजधानी क्या कर दी गई, स्थानांतरित कर दी गई। यानी अब भारत की राजधानी कौन है, दिल्ली है, वर्तमान में नई दिल्ली है, ये 1912 से है। पहले कलकत्ता भारत की क्या हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी। अब ये जब कर्जन चले गए वापस, तो कर्जन के बाद में मॉर्ले मिंटो दोनों आते हैं। मॉर्ले भारत सचिव था, मिंटो क्या था, भारत का वायसरॉय जनरल था। वो लोग एक सुधार लेके आते हैं जिसको भारत सरकार अधिनियम आप कह सकते हो, 1909 अधिनियम 1909, या इसी को क्या कहते हैं, मॉर्ले मिंटो सुधार कहते हैं, मॉर्ले मिंटो अधिनियम। क्योंकि मॉर्ले जो था वो भारत सचिव था, मिंटो जो था वो भारत का वायसरॉय। आपको याद रखना आगे मॉन्टेग्यू सैम्सफोर्ड करके भी एक सुधार आएंगे, तो पहले जो नाम लिखा होता है वो भारत सचिव है, बाद में जो नाम लिखा हुआ है वो भारत का क्या है, वायसरॉय या गवर्नर जनरल है। इन दोनों ने मिलकर के क्या लेके आए, ये सुधार लेके आए। इसमें भारतीयों को काफी क्या किया गया, पहली बार चुनाव लड़ने का मौका दिया गया या अवसर प्रदान किया गया। लेकिन ये चुनाव लड़ने का उन्होंने अवसर प्रदान किया, इसकी वजह से, लेकिन इन्होंने जो काम किया वो बहुत गलत था। वो ये था कि इन्हें मॉर्ले मिंटो सुधार के अंदर क्या किया गया, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई, और वो किसके लिए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अगर आपको याद हो ये बांग्लादेश है, तो उस वक्त भारत का हिस्सा हुआ करता था। 1906 में ढाका के अंदर एक पार्टी का निर्माण होता है, उस पार्टी का नाम था मुस्लिम लीग। और इस मुस्लिम लीग पार्टी ने क्या किया, मांग उठाई कि मुस्लिमों के लिए अलग से
क्या हो, पृथक निर्वाचन क्षेत्र हो। और अंग्रेजों को मौका मिल गया क्योंकि इतने दिन मुसलमानों के लिए कोई ऐसी पार्टी नहीं थी उनके लिए क्या है आवाज उठा सके। अब उन्हें मौका मिल गया कि कैसे किस तरह से हम मुस्लिमों के हितों को बढ़ा करके भारत को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, या हम अपने समय को बढ़ा सकते हैं, हम यहाँ पे ज्यादा दिनों तक पांव पसार सकते हैं। इस वजह से इन्होंने क्या की, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की। मुस्लिम पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। अब पृथक निर्वाचन की व्यवस्था का अर्थ ये होता है कि व्यवस्था की गई। पहली बार ऐसा हुआ। पृथक निर्वाचन व्यवस्था का अर्थ होता है जो कोई भी चुनाव होगा उसमें मुस्लिम कम्युनिटी का व्यक्ति खड़ा होगा, वोटर भी कौन होंगे, मुस्लिम ही होंगे, और कुछ सीटें होंगी जो क्या कर दी जाएगी, मुसलमानों के लिए क्या कर दी जाएगी, आरक्षित कर दी जाएगी। तो ये पहली बार पृथक निर्वाचन, ये मॉर्निंग मिंटो ने कहा था कि इन्होंने ये भी कहा था कि हम भारत में क्या कर रहे हैं, जहरीले बीज बो रहे हैं, और ये बात भी बहुत ज्यादा खुद लेके आए, काफी विरोध भी हुआ, कांग्रेस ने इसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने इसको कब स्वीकार कर लिया, 1916 में। अगर आपको याद हो, कांग्रेस का लखनऊ का अधिवेशन होता है, और लखनऊ के अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन होता है, और संयुक्त अधिवेशन में कांग्रेस क्या करती है, इस पृथक निर्वाचन पद्धति को स्वीकार कर लेती है। और ये उनका गलत फैसला था, क्योंकि इसके बाद में उनको लगा कि ये पृथक बाद में हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। 1919 में जब सुधार हुए तो उन्होंने इसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा क्या कर दिया गया, पृथक निर्वाचन को मान्यता दी गई, यानी पृथक निर्वाचन व्यवस्था है, इसको क्या कर दिया गया, स्वीकार कर लिया गया। तो ये ऐसी कुछ घटनाएं थी जो हमने इस लेसन के बारे में बात की, जो हमने पीछे इतिहास जानने की कोशिश की, कैसे भारत में क्या हुआ, संवैधानिक विकास हुआ। आई थिंक काफी लंबा हो जाएगा, फिर तो अपन अगली क्लास में 1916 से आगे बात करेंगे, 1919 का अधिनियम बात करेंगे, असहयोग आंदोलन, थोड़ा सा विनय के बारे में भी, 35 का अधिनियम, फिर 47 का अधिनियम, कैबिनेट मिशन, और फिर कैसे भारत का संविधान बनना शुरू होता है उसके बारे में। तो इतना अगर आप जान जाओगे तो पीछे से आपका बैकग्राउंड बन जाएगा कि किस तरह से भारत में संवैधानिक विकास हुआ। तो हम अगली क्लास में इसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।